इस औरत ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, सुनो, मेरा नाम डोरथी है। मैं इसके मुतालिक इतना ही जानती हूँ कि इसका बाप एक अरसे से बीमार है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। घर के अखराजात पूरे करने के लिए वो एक जगह ट्यूशन पढ़ाती है, जिस साहब के यहाँ पढ़ाती थी। इसने एक रोज़ जबकि इसकी बीवी बच्चे कहीं दावत में गए थे, इसने ज़बरदस्ती कमल की इज़्ज़त लूट ली। इस हादसे से कमल का दिल बुझ गया और इसे मर्दों से नफ़रत से हो गई। फिर इसी मोहल्ले का एक बूढ़ा, जो कि मेरा एक दोस्त है, इसने इस लड़की को देख लिया। लड़की चूँकि नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत है, लिहाजा इस बूढ़े ने भी इससे फ़ायदा उठाना चाहा। इसने इसे अपनी बेटी कहा और कहीं सर्विस दिलाने का वादा करके वो इस लड़की के करीब हो गया। और लड़की अक्सर इस ख्याल से इसके पास आने लगी कि इसे कहीं सर्विस मिल जाएगी और दोबारा वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। एक रोज़ इस बूढ़े ने भी एक साहब से 5,000 रुपया लेकर कमल को अपने मकान के कमरे में बंद कर दिया। फिर इस साहब को बुलाया और इसने भी ज़बरदस्ती कमल की इज़्ज़त लूट ली। यूं 2 बार मर्दों के हाथों लूटने के बाद कमल को मर्दों से इंतहा की नफ़रत हो गई। फिर वो मेरी एक एजेंट औरत के ज़रिए मेरे हाथ चढ़ गई। मैंने इसे अपने हक़ में ऊंच नीच समझाई और इसे तरगीब दी कि वो इज़्ज़त बेचकर मर्दों से भारी रकमें वसूल करे और यूं इन मर्दों से इंतकाम ले जिन्होंने इसे बर्बाद किया। अब वो मर्दों से इंतकाम लेने की खातिर इज़्ज़त बेचती है और भारी रकमें वसूल करती है। हाँ, इसमें एक सिफत है। एक बार इज़्ज़त बेचने के बाद जब इसके घर के अखराजात चलाने की खातिर इसके पास रकम रहे, वो इज़्ज़त नहीं बेचती। जब खाली हाथ होती है मेरे पास चली आती है। बेशुमार नौजवान इस पर मरते हैं। मैं इसमें से किसी को फ़ोन पर इत्तला करती हूँ, वो आता है और यहीं इस इमारत में भारी रकम के एवज़ कमल की इज़्ज़त लूट ली जाती है। तुम इससे क्या वसूल करती हो? 10%। तुम और क्या काम करती हो? कमल की तरह मेरे हाथ में और बहुत सी लड़कियां भी हैं। मैं इन्हें मॉडल गर्ल, फ़िल्म एक्स्ट्रा गर्ल, डांसर और तवाइफ़ के रूप में पेश करके कमीशन वसूल करती हूँ। ये इमारत असल में रक्स की तरबियत गाह है और कई लड़कियाँ यहाँ पर डांस सीखने आती हैं। इनमें से भी अक्सर मेरे काम आ जाती हैं और यूँ मेरा वो काम चलता रहता है। तुम एक वादा करोगी? कहो। मेरी इस मुलाकात का जिक्र कमल से न करना। मुझे क्या ज़रूरत है, उसने कहा। अजीम खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे मशकूर हूँ। डोरथी ने तंबीह की, सुनो, अगर तुमने इस इमारत का राज किसी से कहा तो फिर सोच लेना तुम ज़िंदा न रहोगे। मेरा कोई ना कोई एजेंट तुम्हें ठिकाने लगा देगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आप लोगों से उलझता रहूं। अजीम सीढ़ियाँ उतरा और घर की तरफ रवाना हो गया। इसके जिस्म के सारे तार बिखर गए थे। इसकी हालत इस कमज़ोर चट्टान जैसी हो गई जिसे समंदरी लहरों ने वहशियाना कशमकश के बाद भुरभुरा कर दिया हो। कमल से मोहब्बत की आग ने इसे एक रोग में मुब्तला कर दिया था। कमल से इसकी ज़ख़म खोरदा मोहब्बत ने इसके तशख़्ख़ुस तक को तूफ़ान की तरह तार तार और झीर झीर करके छदरा कर रखा था। अजीम वापस मंदिर आया। नहाकर इसने खाना खाया और चहलकदमी का बहाना करके वो मंदिर के इर्द गिर्द घूम कर कमल का इंतज़ार करने लगा। अंधेरा जब फैल गया और इमारत की रोशनियाँ जल उठीं, कमल इमारत में दाखिल हुई। अजीम तेज़ी से इसकी तरफ लपका। कमल जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो अजीम इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और हकलाते हुए पूछा, जो रास्ता तुमने इख्तियार कर रखा है इसमें रुसवाई ही रुसवाई है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाओ। अगर ये राज फाश हो गया तो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? लोग तुम पर उंगलियां उठा उठा कर कहेंगे कि कमल ने अजीम की बात काट दी और बेरुखी से कहा, मुझे किसी रहबर की ज़रूरत नहीं, और पहलू बचाकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। अजीम का सर झुक गया और दिल बर्दाश्ता सा होकर मंदिर आ गया। दोपहर का खाना खाकर वो एक बारौनक बाज़ार के कोने में अपने ठेले के पहिए से टेक लगाकर आराम कर रहा था। इसका कुत्ता, जिसे वो अब कैसर के नाम से पुकारा करता था, इसके पाँव पर सर रखे लेटा हुआ था। किसी ने इसे करीब ही से पुकारा, और ठेले वाले। अजीम खड़ा हो गया और अपनी फटी हुई कमीज़ दुरुस्त करने लगा। यहाँ एक अधेड़ उम्र और मुलाजिम किस्म का आदमी खड़ा था। अजीम ने इससे पूछा, क्या बात है, चलोगे? वो सामने वाली दुकान से 2 सोफ़ा सेट ले जाने हैं। क्यों ना चलूँगा, अपना तो धंधा ये है। चलो। ठेला जब वो खींचने लगा तो कुत्ता भी उठकर इसके साथ हो लिया। बूढ़े की मदद से इसने दोनों सोफ़ा सेट दुकान से निकालकर अपने रेहड़े पर लाद कर रस्सी फेर दी और बूढ़े से कहा, बैठो ठेले पर और चलें। बूढ़े ने हमदर्दी से कहा, नहीं नहीं, इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं पैदल ही चलूँगा। नहीं बड़े मियाँ, तुम बैठो ठेले पर। गरीब को खींचते हुए मैं फ़ख्र महसूस करूँगा। तुम्हारे बैठने से मेरी सारी थकावट जाती रहेगी। मैं समझूंगा मैंने कोई नेक काम किया है जिसके सिले की मैं किसी से उम्मीद न रखूँगा। अगर तुम मेरे साथ पैदल चले, मुझ पर मेरे ज़मीर का बोझ और ज़्यादा हो जाएगा। बूढ़ा मान गया और अजीम ने उसे सहारा देकर रेहड़े के ऊपर बिठा दिया। अजीम ने रेहड़ा खींचना शुरू कर दिया और बूढ़ा इसे रास्ता बताता जा रहा था। बूढ़ा इसे इन रास्तों पर ले जा रहा था जो इसके अपने घर की तरफ जाते थे।
घर जो इसके लिए अब घर नहीं, जहन्नम की कोई तारीख गार थी जो इसकी माँ और बहनों को निगल गई थी। धूप तेज़ हो गई थी और ऊंची नीची सड़कों पर ठेला खींचना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो इसी रफ्तार से चलता रहा और रेहड़े के झोल खाते हुए पहिए खटखट की आवाज़ पैदा करते रहे। अजीम के अपने घर के ऐन सामने आकर इस बूढ़े ने अजीम को रुक जाने के लिए कहा। अजीम रुक गया, कमर सीधी की और पेशानी से पसीना पोंछते हुए इस बूढ़े से पूछा, किस मकान में लेकर जाओगे? बूढ़े ने अजीम के घर की तरफ इशारा किया, इसमें। तुम कब से यहाँ रहते हो? मैं इनका मुलाजिम हूँ, पिछले 15 माह से यहाँ हूँ। ठहरो, मेन गेट खोलता हूँ, फिर रेहड़ा अंदर ले चलो। तुमने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है तो एक और मेहरबानी भी करते जाना। क्या? ये सारी चीज़ें उठाकर अंदर भी रखते जाना। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, एक भी ना उठा सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मजदूरी ज़्यादा दिला दूँ। अगर ना दिला सका तो मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरे बेटे की जगह हो। बूढ़े की बातों पर अजीम की आंखों में आंसू आ गए। फटी हुई आस्तीन से इसने आंखें खुश करते हुए कहा, बड़े मियाँ तुम मुलाजिम हो और मैं मज़दूर हूँ। अगर तुम मुझे कुछ ना दोगे तो भी मैं मुस्कुराता हुआ चला जाऊँगा। ये सारा सामान तुम जहाँ कहोगे मैं अकेला उठा कर रख दूँगा, तुम गेट खोलो। बूढ़े ने गेट खोला और अजीम अपने घर में दाखिल हुआ। बूढ़े ने इसे यूक्लिड्स तले रुक जाने को कहा और ख़ुद अंदर जाते हुए कहा, मैं आता हूँ, बेगम साहिबा से पूछा हूँ ये किस कमरे में रखवाने हैं। बूढ़ा अंदर चला गया। अजीम अपने मकान का जायज़ा लेने लगा। माँ और बहनों के ना होने से मकान कैसा सरसाम ज़दा, अजियत ज़दा और दोज़ख़नुमा लग रहा था। इसके ऊपर यूक्लिड्स का दरख्त उदास खड़ा था, वही दरख्त जिस तले बैठकर वो पढ़ा करता था। सामने इसका कमरा था जिस पर अब नए और फूलदार मोटे मोटे पर्दे लटक रहे थे। अजीम के दिल में कैसर से खूक सी उठी और इसकी आंखें फिर नमनाक होने लगीं। अजीम फ़ौरन संभल गया। इसके सामने इस बूढ़े के साथ कैसर और आसफ़ा निकले थे। अजीम को देखते ही आसफ़ा का रंग हल्दी हो गया, इस पर सहमाबी कैफियत तारी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ी, बिल्कुल यूँ जैसे वो सहरज़दा हो गई हो। और इसी शहूदी हालत में कैसर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर इसने अजीम से पूछा, आप यहाँ और इस हालत में? अजीम ने कोई जवाब न दिया। इसके चेहरे पर अभी तक बुरीदा रंग और गमों की गर्द थी। आसफ़ा ने आगे बढ़कर अजीम का हाथ पकड़ लिया। आप अंदर आइए, ये घर आपका है। आप ये काम क्यों करते हैं? अजीम चौंका और यूं संभला जैसे एक लंबी मुसाफत भागकर तैरगी के हुजूम से निकला हो। आसफ़ा का हाथ झटकते हुए इसने तुरशी से कहा, कौन हो तुम? आसफ़ा ने बड़े रहमंगेज़ लहजे में कहा, मैं आसफ़ा हूँ, मुझे पहचानिए, जिसके साथ आप इसी घर में रहा करते थे और जिसके आप कभी मंगेतर थे। मैं इकरार करती हूँ कि कैसर से शादी करके मैंने गलती की है। मेरी मंजिल आप थे, मैं भटक गई थी, मुझे माफ़ कर दें। आसफ़ा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कैसर और बूढ़ा मुलाजिम आसफ़ा की गुफ्तगू सुनकर परेशान हो रहे थे। आसफ़ा बेचारी का भी क्या कसूर था? रेहाना की वजह से वो अजीम से दूर हुई थी। अजीम इसकी हर बात मानता था। अब जबकि रेहाना न थी, ये एक जुबली फितरी खलकी फ़ेल और कुदरती तबई व असली अमल था कि वो दोबारा अजीम की तरफ झुक रही थी। आसफ़ा को नज़रअंदाज करके अजीम ने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ बताओ ये सामान कहाँ रखूँ? बूढ़ा अजीम की तरफ बढ़ा। पहले सारा सामान नीचे उतारो, फिर बताता हूँ कहाँ रखना है। अजीम अपने ठेले की तरफ बढ़ा और सामान को फेरी हुई रस्सी खोलने लगा। कैसर ने जाने क्या सोचा, आगे बढ़ा और अजीम का बाजू पकड़ते हुए कहा, छोड़िए भाईजान, मैं खुद सामान उतारता हूँ। अजीम ने इन तबाही निगाहों से देखते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम दोनों मेरे लिए अजनबी हो। कैसर चुपचाप पीछे हट गया। अजीम ने सारा सामान उतार कर नीचे रख दिया। आसफ़ा ने बूढ़े मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा, इनके लिए अंदर फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाओ। बूढ़ा मुलाजिम बेचारा परेशानी और हसरत से आसफ़ा को देखे जा रहा था। आसफ़ा ने दोबारा बड़ी कहरमानियत से कहा, तुमने सुना नहीं मुझे क्या देखे जा रहे हो? ये इस घर के मालिक और मेरे मंगेतर हैं। बूढ़ा चुपचाप अंदर चला गया। इसी लम्हे आसिया अपने घर की तरफ भागती हुई आई। इसने भी अजीम को देख लिया। अजीम के करीब आकर वो बेचारी पुरतासुर निगाहों से इसे देखने लगी। अजीम की हालत अजीब हो रही थी। कमीज़ फटी हुई और पतलून मैली, वो गर्द आलूद पसीने में शराबूर था। इसकी हैबत गम आलूद थी और इसके चेहरे से इंसानियत कुछ निज़ाम की परछाइयाँ थीं। आसिया अजीम से करीब होती बड़ी वारिफ्तगी से पूछा, आप घर से भाग क्यों गए थे? अजीम खामोश खड़ा रहा और कोई जवाब न दिया। आसफ़ा ने आगे बढ़कर इसका बाजू हिलाया, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बोलते क्यों नहीं? बस तो मुज़महल सी आवाज़ और नीम दिली से इसने जवाब दिया, यहाँ अगर मैं कांटों पर पड़ा रहता तो मेरा जहन हमेशा के लिए मजरूह हो जाता। अब मुझे सुकून है और मैं एक नई ज़िंदगी की इब्तदा कर चुका हूँ। इसी लम्हे बूढ़ा मुलाजिम 2 बोतलें ले आया और अजीम की तरफ बढ़ाई। अजीम मना कर गया, मैं नहीं पीऊँगा बड़े मियाँ।
आसफ़ा ने इससे बोतलें ले ली और अजीम की तरफ बढ़ी। 2 बोतलें इसने अजीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पी लीजिए। अजीम ने दोनों बोतलें थाम लीं। आसफ़ा खुश हो गई। दूसरे ही लम्हे इसकी रूह में गोया तलखियाँ घुल गईं। अजीम ने दोनों बोतलें फ़र्श पर फेंक कर रेज़ा रेज़ा कर दीं और फिर इधर उधर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए इसने आसफ़ा से कहा, क्या तुम इन शीशे के टुकड़ों को दोबारा जोड़ सकती हो? एक बेआह भरते हुए आसफ़ा ने कहा, नहीं। अजीम ने मुआनदाना खनक और ज़हर भरे अंदाज में कहा, तो फिर सुनो, तुम्हारी तरफ से मेरा टूटा हुआ दिल इन शीशों के मानिक दोबारा नहीं जुड़ सकता। इस घर में तुम तेरगी का हुजूम एक स्याह पत्थर हो जिससे रोशनी नहीं फूट सकती। आसफ़ा का सर झुक गया। अजीम ने इस बार बूढ़े मुलाजिम से कहा, बड़े मियाँ मेरी मजदूरी लाओ। ये ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ सकता। आसफ़ा एक बार फिर अंदर गई और अपना परस उठा ली। अजीम के करीब आकर इसने परस की जंजीर खोली और अजीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें 5000 रुपया है, जिस कदर आपको ज़रूरत है ले लें। अजीम ने 10 रुपये का एक नोट निकाल लिया और परस इसने फ़र्श पर फेंकते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी मजदूरी लूँगा, मैं तुम्हारा एहसानमंद क्यों बनूँ? अजीम जब अपना ठेला खींचकर बाहर ले जाने लगा तो आसिया इसके सामने आ गई। कहाँ चले हैं? गम आ गई धुन में अजीम ने जवाब दिया, मजदूरी करने। आसिया ने इसके दोनों बाजू थाम लिए और अल्फाज की रिक्कत में कहा, अब्बू क्लिनिक गए हुए हैं, इनके आने तक आप नहीं जा सकते। कैसर भी आगे बढ़ा और अजीम को रोकते हुए कहा, आप यहीं रहें भाईजान, ये आपका घर है। बर्फ़ जैसे ठंडे लहजे में अजीम ने कहा, भाई तुम मुझे भाई कहते हो? मैंने तुम्हारा नेमुल बदल तलाश कर लिया है, तुम्हारी जगह मैंने किसी और को भाई बना लिया है, देखना पसंद करोगे? इसने अपने कुत्ते को पुकारा। कैसर कैसर? कुत्ता अपने जिस्म का पिछला हिस्सा दोहराता हुआ और दुम हिलाता हुआ अजीम की तरफ बढ़ा और इसके पाँव चाटने लगा। अजीम ने कैसर पर भी तंज किया था। देखा कैसा साथी है, तुमसे हर हाल में बेहतर है। मैंने एक बार इसे रोटी का खुश्क टुकड़ा डाला और इसके सिले में मेरे साथ इसने ये रिश्ता कायम कर रखा है, पर मैं तुम्हें अपना खून देता रहा और मेहनतों का समर तुम्हें खिलाता रहा और फिर तुमने ही मुझे जहरीले सांप की तरह डस लिया। अजीम जब दोबारा रेहड़ा खींचने लगा तो आसिया अपने दोनों बाजू लेकर इसके सामने खड़ी हो गई। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अजीम ने एक हैजान के आलम में कहा, आसी तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ सारी उम्र कांटों में पड़ा रहूँ? तुम चाहती हो मैं सारी उम्र चिंगारी की तरह भड़कता रहूँ? मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर मैं यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी का ज़मीर जंगालूद नहीं करना चाहता। इस घर के अंदर मेरी तकदीर के पामाल रास्ते हैं जिन पर मैं दोबारा चलना नहीं चाहता। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी हमदर्दी है तो मेरी राह से हट जाओ। आसिया ने कुछ सोचा, फिर एक तरफ हो गई। अजीम अपना ठेला लेकर बाहर निकल गया। सब गेट पर खड़े होकर इसे देखने लगे। सड़क किनारे नलके के करीब इसने ठेला रोका और झुककर चुल्लू से पानी पीने लगा। इसका कुत्ता भी होश से जमा पानी चाटने लगा था। आसिया, आसफ़ा और कैसर इसकी हालत देखकर और ज़्यादा गमज़दा हो गए। एक बारगी आसिया अपने घर की तरफ भागी। गैराज से इसने गाड़ी निकाली और सड़क पर लाई। आसफ़ा इसके साथ आती हुई बोली, कहाँ चली हो आसी? इनका पीछा करूंगी और देखूंगी कहाँ रहते हैं ये। दरवाज़ा खोलते हुए आसफ़ा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कार चलाती हुई दूर दूर रहकर अजीम का ताक़ुब करने लगी। आज फिर इसे चरका लग गया था, लिहाजा वो जल्द मंदिर लौट आया। आसिया और आसफ़ा मंदिर तक इसका ताक़ुब करके चली गईं। अभी शाम न हुई थी। ठेला अमलतास के नीचे खड़ा करके वो सीढ़ियाँ चढ़ा और फ्रांसिस के घर में दाखिल हुआ। वो अकेले कमरे में लेटे हुए थे। कमल और सेबल दूसरे कमरे में थीं। अजीम इसके करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। चंद लम्हों तक इसे खामोशी से देखते रहे, फिर खोखली सी आवाज़ में पूछा, कमज़ोर हो गए हो? अजीम ने सर झुकाए रखा और कोई जवाब न दिया। फ्रांसिस फिर बोला, शायद तुम दिन भर ठेला खींच कर थक जाते हो। अजीम खिलाओं में खो गया। मजदूरी से तो नहीं थकता, पर इन नामुसाइद हालात ने मेरी कमर तोड़ दी है। यह दौर गुनहगार ज़मीर रखने वालों का है। कहीं भी इंसानियत में गर्मी नहीं रही। लोगों का सलूक एक दूसरे से बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया है। इस दौर में जिससे मोहब्बत की जाती है वही रगों पे में जहर घोल देता है। फ्रांसिस ने पूछा, रोज़ का कितना कमा लेते हो? कभी 25-30, कभी 40 और कभी कुछ भी नहीं। मजदूरी है, मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो ना सही। ठेले वालों को क्या देते हो? ठेला इनका ही है जिनके पास मैं मंदिर में रहता हूँ। जो कमाता हूँ सभी ने दे देता हूँ। इनमें एक लड़की है जिसने मुझे बहन का प्यार दिया है। बस वहाँ से पेट भर कर खाना मिल जाता है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसी वक्त कमरे में कमल दाखिल हुई। इसने चाय की ट्रे उठा रखी थी। चाय का कप इसने अजीम के सामने मेज़ पर रखा और सेबल को आवाज़ दी, सेबल जल्दी लाओ ना। सेबल तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई और 2 प्लेटें उठाए हुए थी। इनमें एक भुनी हुई मूंग और दूसरे में आलू की चिप्स थी। दोनों प्लेट्स इसने अजीम के सामने रखते हुए कहा, कैसे हैं भाईजान? अजीम मुस्कुरा दिया, ठीक हूँ। सेबल ने दोबारा उदासी से कहा, भाईजान देखिए, आपकी सारी कमीज़ फटी हुई है।
इसे तब्दील क्यों नहीं करते? पहले तो आप कभी ऐसा लिबास न पहना करते थे। अजीम ने इसे पकड़ा और प्यार करने लगा। क्या कर रही थी? छत पर बैठी पड़ रही थी। अजीम ने इसके सर पर हाथ फेरा। जाओ पढ़ो जाकर। सेबल वहाँ से निकल गई। कमल अजीम के करीब ही बैठ गई। फ्रांसिस की हालत यूं हो रही थी जैसे वो दिल ही दिल में कह रहा हो। फिर इसकी आवाज़ यूं सुनाई दी जैसे कोई आबी तूफ़ान बंद तोड़ कर निकल रहा हो और सारी मखलूक दुनिया और अनाम को बहा ले जाना चाहती हो। वो कमल से मुखातिब हुआ। कमल अजीम को 100 रुपये दे दो, नए कपड़े बना लेगा। कमल बाहर निकल गई। अजीम ने सख्त एहतजाज किया, नहीं नहीं, मैं न लूँगा। कमल फिर कमरे में दाखिल हुई और 10-10 के नोट इसने फ्रांसिस को थमा दिए। फ्रांसिस ने नोट अजीम की गोद में रखते हुए कहा, मेरी खातिर रख लो अजीम, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अजीम ने तो थाम लिए और अजीब से उजड़े बुजड़े लूटे हुए और वीरान अंदाज में कमल की तरफ देखने लगा। कमल उठी और बाहर चल दी। अजीम इसे देखता रह गया। वो इसे यूं लग रही थी जैसे वो स्याल खुशबू बनकर बह गई हो। रात के पहले पहर का कवारा ख्वाब जो एक छनाके से टूट गया था। थोड़ी देर तक अजीम फ्रांसिस से बातें करता रहा, फिर इजाज़त लेकर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में गया। वहाँ कमल अकेली बैठी को रिसाला पढ़ रही थी। इसने अजीम की तरफ कोई ध्यान न दिया, बेताल्लुक़ होकर पढ़ती रही। अजीम खुद ही ऐसी आवाज़ में बोला जो फ़िक्रमंदी और तरहम से भरपूर थी। कमल, जिस रास्ते पर तुम इन दिनों जा रही हो, अगर तुम वहाँ से लौट आओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम तीनों के अखराजात पूरे करता रहूँगा, खा मुझे बिखी क्यों न जाना पड़े। कमल ने घूर कर इसकी तरफ देखा, फिर बेनफ्सो बेगर्ज लहजे में कहा, हालात का मारा हुआ वो शख्स जो खुद अपने अखराजात पूरे न कर सकता हो, दूसरों का बोझ कैसे उठाएगा? कंकरियाँ मारने वाले अंदाज में अजीम ने पूछा, तो तुम अपने आप को न बदलोगी? हरगिज़ नहीं, उसने कहा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? हाँ, मुझे किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं। क्या तुम वही कमल हो जो कराची में मेरे बगैर एक पल न रह सकती थी? कमल की ज़ुबान गोते खाने लगी। वो कमल मर चुकी है। अजीम ने हाथ में पकड़े हुए 100 रुपये के नोट जो फ्रांसिस ने इसे दिए थे कमल के मुंह पर मारते हुए दरिंदगी में कहा, तो फिर मुझे इस कमल की तलाश है। मैं इसे ढूंढ कर दम लूँगा। तुम लाख बनो लाख, अपने आप को छुपाओ। एक रोज़ मैं तुम्हें अपने आप को बदल लेने पर मजबूर कर दूँगा। अजीम तेज़ी से मुड़ा और बाहर निकल गया। कमल ने रिसाला एक तरफ रख दिया और अपनी बदबख्ती, बदहाली और रंजीदगी और अपनी मजरूह कुन हालत पर ज़ारो कतार रोने लगी। अजीम जो रूठ कर चला गया था, इसका अपना अजीम, हालात ने बेशक इसे अजीम के काबिल न रहने दिया था, पर वो अब अजीम से मोहब्बत तो करती ही थी। मोहब्बत जो नदियों की रवानी और नूर के दरिया की तरह पुरसुकून है और कभी एक भुगतान और सज़ा बनकर अज़ियत दे भी हो जाती है।